हेलो दोस्तों, टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना 6 बजे आपको इसी तरीके के कंटेंट के साथ बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपके जितने भी आगामी प्रश्न परीक्षाएं हैं हर जगह यह काम आने वाली है। तो यह जो प्रश्न दिए जाते हैं, यह प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर जाना है और यह पीडीएफ वहां प्रोवाइड करा दी गई है। चलिए शुरू करें फिर हम आज के क्वेश्चंस 3 फरवरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आप सभी को पता होगा कि अभी तक झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे वह हेमंत सोरेन थे। अब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और यह इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से। फिर बोले फिर इनके स्थान पर अभी नया मुख्यमंत्री कौन बनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया है नया। अब यह समझिए झारखंड के टाइगर भी बोले जाते हैं। क्लियर है? झारखंड के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है इनको। साथ ही जो इन दोनों की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी सरकार है झारखंड में, उसके यह वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन का स्थान लिया है, जिन्हें ईडी के द्वारा अभी भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार किया गया था। क्लियर है? तो यह इसका एक्सप्लेनेशन रहा और मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? आप समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए यहां स्मार्ट पुलिसिंग की बात हो रही है, साथ ही जो स्कूटर दिया गया है वह सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है, यानी कि यह स्कूटर अपना बैलेंस खुद बना लेगा। अब जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं, दुर्गम क्षेत्र आप जानते हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें से आपको कौन सा क्षेत्र है जो पहाड़ी क्षेत्र नजर आ रहा है? तो उत्तराखंड है। बोले यहां की पुलिस को अगर स्मार्ट बनाना है तो उसे इस तरीके का स्कूटर प्रोवाइड कर दो। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जैसे उत्तराखंड पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह स्कूटर लॉन्च किया है। साथ ही पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरिद्वार में यह पुलिस आप देखेंगे, यहाँ की पुलिस इस स्कूटर के साथ गश्त लगाती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? वर्तमान में आपको अगर पूछा जाए उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कौन है आपके? पुष्कर सिंह धामी है। यह बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? यहां समझिए, आपको पता होना चाहिए पहले केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य क्या रखा गया था। तो 2 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य रखा गया था कि इन 2 करोड़ महिलाओं में या दीदियों को क्या बनाना है? लखपति दीदी बनाना है। क्लियर? कैसे बनाना है अभी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी यह लक्ष्य बढ़ा करके 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? 3 करोड़ बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है अगर पूछता तो 1 करोड़ बढ़ाया गया है। क्लियर? हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने अपने अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना को लेकर के अभी घोषणा की है। क्या कहा है? कि सरकार जो स्वयं सहायता समूह के तहत लखपति जो दीदी योजना है इनका लक्ष्य बढ़ा रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी सफलता को देखते हुए सरकार उत्साहित होकर अब 2 करोड़ से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में रूपांतरित करेगी। और अब आपको बता दें कि इस योजना के तहत होता क्या है, महिलाओं को प्लंबिंग, एलईडी बल्ब बनाने और ड्रोन के संचालन और उनकी मरम्मत करने जैसे कौशल से प्रशिक्षित किया जाता है। तो समझ में आया यहां पर महिलाओं को किस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है। आगे बढ़े हैं अगले प्रश्न पर। सब कुछ समझ में आ गया होगा लखपति दीदी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं। अगले प्रश्न पर भाई बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? यहां समझिए भाई, बात हो रही है कि अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो अध्यक्ष आपके हैं जो न्यायमूर्ति हैं आपके रंजना प्रकाश देसाई। क्लियर? तो आप जानते हैं भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो भारतीय संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 44। अब उत्तराखंड सरकार ने इसके तहत जो कमेटी बनाई थी कि भाई जो यूनिफॉर्म यूसीसी है आपका, इसे लागू करना चाहिए राज्य में या नहीं लागू करना चाहिए, इसको लेकर के समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष बनाए गए आपके रंजना प्रकाश देसाई।
अब इसने समिति ने क्या किया है, वहां के मुख्यमंत्री को या सरकार को यह रिपोर्ट सौंप दी है। अब रिपोर्ट सौंपने के बाद में पुष्कर धामी के द्वारा कहा गया है कि सरकार 5 फरवरी को इस संबंध में विधेयक लेकर के आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। तो बहुत अधिक चर्चा में विषय रहता है, तो इसीलिए इसको देखो यहां पर समझा दिया गया है पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, और बाकी डिबेट आप सुनते रहते होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं भाई। तो भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति, यहां वायु शक्ति की बात हो रही है। यहां मिशन अगर शक्ति पूछा जाएगा तो मिशन शक्ति ध्यान रखना भारत और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है। वहीं गरुण शक्ति अगर पूछा जाएगा तो गरुण शक्ति आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ये बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा इसमें कि भाई ये सारे के सारे जो अभ्यास होते हैं, शक्ति, गरुण शक्ति, एक होता है आपका मित्र शक्ति। क्लियर है, मित्र शक्ति आपसे अगर पूछा जाएगा तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। ये सारे अभ्यास आपको याद करने हैं और कॉपी पर नोट कर लेने हैं, या पीडीएफ मिल जाएगी वहां पर साइड में लिख लेना इन चीजों को, वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं कि यहां वायु शक्ति की बात हो रही है और कह रहा है इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो यह जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जैसलमेर के पास ही है पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज, यहां पर इस वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। साथ ही किया जाएगा, कब किया जाएगा, 16 फरवरी को पहली बार इसका अंतिम संस्करण जो आयोजित किया गया था 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। क्लियर है। और यहां समझिए वायुसेना की इस एक्सरसाइज में इस वर्ष जो स्वदेशी हमारा विमान है, लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव, इन सहित आपके 121 विमान भाग लेंगे। तो इस एक्सरसाइज के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी कि कहां आयोजन होने जा रहा है इसका, तो राजस्थान के जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है। और बता दें आपको, एक्सप्लेनेशन से समझो आप कि 16 फरवरी तक, कब से, 2 फरवरी से 16 फरवरी तक लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस बार इस मीट की मेजबानी किसको दी गई है, आरपीएफ को दी गई है। क्लियर है, आरपीएफ को इस बार की मेजबानी दी गई है और एआईपीडीएम की केंद्रीय समन्वय समिति ने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी आरपीएफ को सौंपी है। यह भी समझ में आ गया किसके द्वारा सौंपी गई है और किसे सौंपी गई है यह जिम्मेदारी, यह भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। भारतीय क्रिकेटर आपके यशस्वी जायसवाल हैं, इन्होंने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट बनाया है। अब यह करंट की न्यूज है। अब आपको बता दें अभी के समय भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें पहला टेस्ट मैच हुआ और वहां भारत पराजित हुई है। क्लियर, सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो परिणाम पता होगा। इस समय आपका दूसरा टेस्ट चल रहा है और दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने शतक लगा दिया है। तो प्रश्न बन गया भाई, साथ ही यह यशस्वी जायसवाल का मेडन टेस्ट था, मतलब पहला टेस्ट शतक था। तो किस टीम के खिलाफ लगाया है, इंग्लैंड के खिलाफ लगाया है। कब लगाया है, यह जो आपके टेस्ट मैच खेला जा रहा है, और दूसरा टेस्ट मैच कहां खेला गया, विशाखापत्तनम में खेला गया। तो इतनी ही जानकारी आपको बहुत है, इससे संबंधित आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ही प्रश्न बनाया जाएगा और वो आप करने की स्थिति में आप हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस बोल रहा है, इसका विषय क्या है, तो बता दें आपको जितने भी हमारे वेटलैंड हैं विश्व में, उनको संरक्षण देने के लिए या उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आप जानते हैं रामसर कन्वेंशन जो है लागू हुआ था 2 फरवरी को ही, तो उसी तिथि से ही हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अब पूछ रहा है इस बार की थीम क्या है, तो भाई कोई भी दिवस होता है उसकी कुछ थीम होती है, और इस बार की थीम क्या है, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। यह ए नहीं, क्या होगा, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं भाई, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, मैंने समझा दिया। और यह हमारे पर्यावरण में आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षा करता है, साथ ही जागरूकता और संरक्षण के लिए और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस दिन का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका, 2024 में 5 नई रामसर साइट्स जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हो गई हैं। समझिए यहाँ पर भारत में अभी जब 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया गया या आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, तो अभी 5 नई साइट और जोड़ दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के भारत में अब हो चुकी हैं 80 रामसर साइट्स। अब इन 80 आर्द्र भूमि जो क्षेत्र हैं या आर्द्र भूमि है भारत की, इन्हें विशेष रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही इन्हें क्या होगा, विदेशी मदद भी मिलेगी। विदेशी कैसी, आर्थिक मदद भी दी जाएगी
कि इन क्षेत्रों को संरक्षित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो ऐसे प्लेस हो चुके हैं भारत में अब 80। क्लियर? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब अभी तक इसका मतलब कितनी रामसर साइट थी भारत में? 75 रामसर साइट थी 2 फरवरी के पहले तक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और यह आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। देखिए भाई, यहां बात हो रही है 2024-25 वर्ष के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है। समझिए ध्यान से, पहले राजकोषीय घाटा पता होना चाहिए भाई सरकार का। इसे आप फिजिकल डेफिसिट के रूप में भी जानते हो। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ये? सरकार के द्वारा जो आय होती है, जैसे जो टैक्सेस वगैरह से सरकार को पैसा मिलता है, जनरेट होता है। क्लियर? उसके बाद सरकार बहुत सारी स्कीम्स पर, योजनाओं पर व्यय करती है, वो सरकार का व्यय होता है। बोले आय और व्यय में सरकार का ज्यादा क्या रहता है? व्यय रहता है ना? हम विकासशील देश हैं और सरकार क्या करती है, यहाँ की लोकतांत्रिक सरकार है और जन कल्याणकारी स्वरूप है, तो व्यय ज्यादा करती है, और व्यय ज्यादा करने के चक्कर में सरकार का राजकोषीय घाटा रहता है। आपका अगर खर्चा ज्यादा होगा तो आप घाटे में रहोगे, तो सरकार का खर्चा ज्यादा होगा, सरकार घाटे में रहेगी। उसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। यहां पूछा जा रहा है, जो अभी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया, तो उसमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा है? तो राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य रखा गया है वह 5.1% है। देखिए, जो लक्ष्य होता है 4 ± 2 होना चाहिए, यह एक आइडियल स्टेज मानी जाती है। क्लियर है? लेकिन यहां पर समझिए कि जो सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य है वह 5.1% बोला गया है, सरकार रखने की कोशिश करेगी। लेकिन ध्यान से बता दें, अगर यहां 2024-25 की जगह दिया होता 2025-26 के लिए, तो बताना है आपको 2025-26 तक इसे 4.5% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो सरकार कोशिश करेगी कि जितना वो व्यय कर रही है उस हिसाब से सरकार को आय की प्राप्ति भी हो, तो 5.1 से 4.5 तक पहुंचेगी। तो यह हो गया आज का पूरा एक्सप्लेनेशन, और मजा भी आया होगा आपको। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और मटेरियल पसंद आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर करना। ठीक है? और रोजाना 6 AM पर आपको वीडियो मिल जाती है, इसको बढ़िया से देखा करो और मंथली कंपाइल कर लो। एक मंथ आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखना आपका कितने अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार हो चुका होगा। चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ।